हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो ये एक फ़न वीडियो होने वाला है जिसमें मैं डिस्कस करूंगा कि सी ए फाइनल के जो 8 सब्जेक्ट्स हैं उसमें रैंक 1 से लेकर रैंक 8 तक मैं उनको रैंक करूंगा इन ऑर्डर ऑफ टफनेस, कि कौन सा पेपर सबसे टफ है और कौन सा पेपर सबसे इजी है। ऑब्वियसली बात है, जो पेपर सबसे टफ होगा वो नंबर 1 रैंक पे आएगा और जो पेपर सबसे ईजी होगा वो आपका 8th रैंक पे आएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि जो मैं ये रैंकिंग दे रहा हूँ 8 सब्जेक्ट्स की, उसके पीछे कोई बेसिस भी हो। मतलब मैं अगर दे रहा हूँ कि एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से ज़्यादा टफ है, तो उसका मेरे अकॉर्डिंग क्या रीज़न है उसको रैंक देने का एक से ऊपर। तो आप भी फ्री हो, आप भी चाहो तो अपनी रैंक्स दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो चलिए इस फन एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे हिसाब से जो सबसे टफ पेपर है नंबर 1 के लिए, 2 सब्जेक्ट्स ने बहुत कंपटीशन था मेरे अकॉर्डिंग। लेकिन मैंने जो रैंक 1 दिया है वो दिया है ऑडिट को, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट यू गेट ओनली 1.5 days टू कवर दैट होल सब्जेक्ट। और एस सी एम पी में भी आपको 1.5 days ही हैं, लेकिन फिर भी जो बच्चे एक ग्रुप देते हैं, जो बच्चे से ग्रुप 2 देते हैं, डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ प्रिपरेशन दे हैव, वो अपने 6 7 8 9 दिन जो भी उनको निकालने हैं वो निकाल सकते हैं। और उसके अंदर प्रैक्टिकल पोर्शन भी है। और आपका ऑडिट में ऐसा नहीं है, वो प्योर थ्योरी सब्जेक्ट है। तो इसके हिसाब से मेरे लिए जो रैंक 1 है सबसे टफ सब्जेक्ट वो है ऑडिट। और रैंक 2 पे मैं दूंगा एस सी एम पी को। थर्ड नंबर पे जो आएगा वो आपका आएगा डायरेक्ट टैक्स, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट हैज़ ह्यूमंगस सिलेबस एंड टू कवर दैट सिलेबस इन 1.5 days इज समथिंग विच इज़ अ वेरी बिग टास्क। तो डीटी का इतना बड़ा सिलेबस है, उसके हिसाब से उसको 1.5 दिन में कवर करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो इसीलिए मैंने उसको थर्ड नंबर पे रखा है। फोर्थ नंबर पे जो मैंने पेपर रखा है वो टफ है भी और टफ नहीं भी है, उसके रीजंस हैं। जैसे पढ़ते वक्त वो आसान लगता है, लेकिन वो जब आप होते, वो ग्रुप 1 का लास्ट पेपर है, वो है लॉ। तो जब आप पहले के 3 पेपर जो आपको तोड़ देता है, जब आप चौथे पेपर तक आते हो तो आप थोड़े टूट जाते हो सकता है आपका पेपर कोई ख़राब भी हो गया हो, या फिर आपका लास्ट पेपर में थोड़ा मन भी नहीं करता अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो तो इसीलिए मैंने फोर्थ नंबर पे जो रखा है वो लॉ को रखा है। मेरे हिसाब से आप इसको कंपेयर भी कर सकते हो बाकी सब्जेक्ट जो बचे हैं, लेकिन फोर्थ नंबर पे जो मेरी रैंकिंग आएगी वो लॉ की आएगी। फिफ्थ नंबर पे जो आएगा वो आपका आएगा एस एफ एम। अब फिफ्थ नंबर के लिए कंपटीशन जो था वो एस एफ एम और एफ आर में था, लेकिन मैंने एस एफ एम इससे रखा क्योंकि सिंपल सा रीज़न है, एफ आर पहला पेपर है तो उसके लिए आप जितने दिन चाहो उतने दिन निकाल सकते हो अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से। और एस एफ एम फिर से आपको सिलेबस थोड़ा कम है, और लेकिन फिर भी आपको 1.5 दिन में कवर करना है जितना भी सिलेबस उसका है। कंपैरेटिवली कम है, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि सिलेबस कम है, सिलेबस कम का मतलब है कंपैरेटिवली कम है। हाँ, बाकी सब्जेक्ट से अगर देखा जाए तो, कंपेयर किया जाए तो लेकिन और आपको 1.5 दिन में कवर करना है, इसलिए मैंने एस को ऊपर रखा है और एफ को नीचे रखा है। अब जो लास्ट 2 सब्जेक्ट बचते हैं उसमें ऑब्वियसली बात है, सबसे ईजी पेपर आपका आ जाएगा ओपन बुक पेपर। तो पेपर नंबर 6 जो आपका है वो 8th नंबर पे आ जाएगा, और 7th नंबर पे आपका आ जाएगा इनडायरेक्ट टैक्सेशन। इनडायरेक्ट टैक्सेशन को नंबर 7 पे इसलिए भी रखा है क्योंकि ऑब्वियसली बात है बाकी 6 स्लॉट्स फिल हो गए हैं, और 8th नंबर का स्लॉट जो है वो आपका ओपन बुक का है, तो 7 नंबर ही बचता है। और अगर दूसरा बेसिस मैं दूँ उसका, तो ये है कि उसमें स्कोर करना, आप देखोगे भी तो उसमें बहुत सारे एग्जाम्पन्स आते हैं। 60 नंबर, 7 नंबर, 70 नंबर, 80 नंबर बच्चों के आराम से आ रहे हैं इंडायरेक्ट टैक्सेशन में। तो जिसका इंडायरेक्ट टैक्सेशन पे ग्रिप अच्छा है वो आराम से ईजिली एग्जाम्पन स्कोर कर सकता है। तो वो ईजी हो जाता है, इसलिए उसको 7 नंबर पर रखा है। तो स्टार्टिंग में ऑडिट, फिर आपका एस सी एम पी, फिर आपका डी टी, फिर आपका लॉ, फिर आपका एस एफ एम, फिर एफ आर, फिर उसके बाद आपका इंडायरेक्ट टैक्स, और फिर आपका ओपन बुक। ये है मेरे हिसाब से टफनेस की रैंकिंग सी एफ आई के सब्जेक्ट्स की। आपकी रैंकिंग क्या है? यूज़ कमेंट बॉक्स। थैंक यू।